एक बीरबल की अदालत, जहां राजा भी कटघरे में खड़ा हुआ। क्या कोई ऐसा न्याय भी होता है जिसमें राजा को भी दोषी माना जाए? जब यह सवाल पूरे नगर में आग की तरह फैला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बीरबल की अदालत लग चुकी थी और कटघरे में खड़ा था खुद सम्राट अकबर। पर शुरुआत कुछ और ही थी। एक दिन सुबह की पहली किरण के साथ ही बीरबल के घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया गया। दरवाजा खोला तो सामने खड़ा था एक अजीब सा आदमी, दाढ़ी उलझी हुई, आंखों में आंसू और हाथ में एक मटकी। बचाओ बीरबल, मुझे न्याय दो, वो चिल्लाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बताओ भाई, क्या समस्या है? वो बोला, बादशाह अकबर ने मेरी मटकी तोड़ दी है। पूरा मोहल्ला हंसी से लोटपोट हो गया। राजा, तेरी मटकी तोड़े और तू जिंदा है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ठहरो, मुझे कुछ गंध आ रही है। मामला सीधा नहीं है। दरबार में तूफान। बीरबल अगले दिन दरबार पहुंचे और सीधे सम्राट से बोले, जहांपनाह, आज एक अर्जी है। एक व्यक्ति ने आपको दोषी ठहराया है और मैं इस पर अदालत लगाना चाहता हूं। अकबर हंसे, मुझे दोषी? किस बात का? बीरबल बोले, अगर आप बेगुनाह हैं तो अदालत में पेश होइए। अकबर ने राजी होकर कहा, ठीक है बीरबल, देखते हैं तुम्हारी अदालत क्या करती है। राजमहल के बाहर आम लोगों के बीच में बीरबल ने अदालत लगाई। कटघरा बनाया गया और उसमें खड़ा कर दिया गया सम्राट अकबर को। लोग दंग, दरबारी भौंचक्के। राजा कटघरे में। फरियादी ने कहा, जहांपनाह ने मेरी मटकी को पाव मारकर तोड़ा जब मैं महल के बाहर दूध बेच रहा था। मैंने कहा मत कीजिए, पर उन्होंने हंसते हुए लात मार दी। अकबर बोले, मैंने तो यूं ही मजाक में किया था, मुझे लगा वो खाली है। बीरबल बोले, लेकिन न्याय भावनाओं और मजाक से नहीं, सच्चाई से चलता है। राजा से सवाल जवाब। बीरबल ने राजा से सवाल किया, क्या आपने लात मारी? अकबर बोले, हां। क्या मटकी टूटी? हां। क्या दूध गिरा? हां। क्या आपने माफी मांगी? अकबर शांत हो गए। बीरबल बोले, तो न्याय की दृष्टि से राजा भी दोषी है। क्षमा मांगनी चाहिए और हर्जाना भी देना होगा। अकबर ने मुस्कुराकर सिर झुकाया और कहा, बीरबल, तुम्हारा न्याय बड़ा है। आज मैं समझा कि राजा वही होता है जो खुद को सबसे पहले उत्तरदायी माने। उन्होंने दूधवाले को सोने की मोहरें दी और सबके सामने क्षमा मांगी। लोगों की आंखों में चमक थी। न्याय सचमुच जीवित था। पर बीरबल की मुस्कुराहट में अभी भी कोई रहस्य था। अकबर दरबार लौटते हुए बोले, बीरबल, क्या तुम्हें इस मामले में कुछ अजीब नहीं लगा? बीरबल बोले, हां जहांपनाह, इस दूधवाले ने जिस मटकी की बात की थी, वो मटकी असल में कभी टूटी ही नहीं थी। अकबर चौंके, तो फिर? बीरबल धीरे से बोले, उसका मकसद सिर्फ मटकी का हर्जाना लेना नहीं था, वो किसी और वजह से दरबार में आया था। अकबर बोले, क्या वजह? बीरबल बोले, वो मैं आपको कल बताऊंगा, लेकिन इतना कह सकता हूं कि असली खेल अब शुरू हुआ है और उस आदमी का असली नाम मोहिनुद्दीन है और वो कोई आम दूधवाला नहीं। अब सवाल ये है, कौन है मोहिनुद्दीन? क्यों आया था वो दरबार में? और बीरबल को इसकी भनक कब और कैसे लगी? क्या कोई दूधवाला केवल एक मटकी तुड़वाने के लिए बादशाह को कटघरे में खड़ा करता है? बीरबल के इस सवाल ने अकबर को तो चौंकाया ही, पूरे दरबार को सांसें रोकने पर मजबूर कर दिया। रहस्य खुलता है, दूधवाले का असली नाम। बीरबल बोले, जहांपनाह, उस आदमी का असली नाम मोहिनुद्दीन है और वो आपके महल में रहने वाले पुराने बावर्ची का बेटा है, जो 10 साल पहले एक झूठे इल्जाम में फांसी चढ़ा दिया गया था। अकबर की आंखें फैल गई। क्या? बीरबल ने आगे बताया, बावर्ची गुलाम अली पर इल्जाम था कि उसने आपके भोजन में जहर मिलाने की कोशिश की थी, पर उस केस की जांच अधूरी रह गई थी। अकबर धीरे से बोले, मुझे वो केस याद है, लेकिन वो तो साबित हुआ था। बीरबल बोले, सिर्फ ऊपर से,
लेकिन मोहिनुद्दीन अब बड़ा होकर लौटा है और वो न्याय मांगने नहीं, बदला लेने आया है। बीरबल ने बताया, जिस दिन वो मटकी लेकर आया, मैंने देखा कि उसके हाथ की उंगली पर वही निशान था जो गुलाम अली की तलवार पर हुआ करता था। मैंने अपने गुप्तचरों से उसकी जांच करवाई। पता चला कि वो पिछले 1 महीने से महल के भीतर की बातें बाहर के लोगों को बेच रहा था। अकबर चिंतित हुए, तो क्या वो महल में जासूसी कर रहा था? बीरबल ने सिर हिलाया। हां, और जिस दिन उसने मटकी तोड़ने का बहाना किया, उसका असली मकसद आपके करीब पहुंचना था, ताकि आपको जहर मिलाने वाली असली चाल फिर से दोहरा सके। दरबार में हुआ सामना। बीरबल ने अगले दिन मोहिनुद्दीन को दोबारा बुलाया। बीरबल बोले, आज तुमने जो न्याय मांगा था वो मिल चुका, पर अब जनता जानना चाहती है, क्या तुम वही मोहिनुद्दीन हो जिसका बाप फांसी पर चढ़ाया गया था? मोहिनुद्दीन कुछ पल खामोश रहा और फिर हंस पड़ा। हां, मैं वही हूं, और मैं फिर वही करूंगा जो मेरे पिता पर किया गया। बादशाह को उसी तरह मरवाऊंगा जैसे मेरे अब्बा मरे थे। पूरा दरबार स्तब्ध। बीरबल मुस्कराए। मैं यही चाहता था कि तू सबके सामने अपना मुंह खोले। अब तू अपनी सच्चाई खुद कह चुका है। सैनिक उसे पकड़ने दौड़े, लेकिन तभी मोहिनुद्दीन ने अपनी कमर से एक छोटी शीशी निकाली और हवा में फेंक दी। कांच टूटा, एक धुआं सा उठा और वो गायब हो गया। बीरबल धीरे से बोले, वो गया नहीं है, कहीं छिप गया है, और अगली बार जब वो आएगा, शायद सिर्फ बादशाह को नहीं, पूरे साम्राज्य को गिराने आएगा। अकबर गंभीर होकर बोले, तो अब क्या करेंगे बीरबल? बीरबल बोले, अब मुझे वो आदमी ढूंढना होगा जो छाया में छिपा है पर सत्ता की जड़ें हिलाने आया है। अब सवाल है, मोहिनुद्दीन कहा गया, उसका अगला निशाना क्या है? और बीरबल कैसे खोजेगा एक ऐसे आदमी को जो हर दिन चेहरा और नाम बदल सकता है? 2 भाग 3। वो आदमी जो हर रोज बदलता था नाम, चेहरा और बात, फिर भी पकड़ा गया। अगर कोई हर दिन अपनी पहचान बदलता जाए तो उसे कैसे पकड़ा जा सकता है? जब बीरबल से ये सवाल किया गया, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पहचान चेहरों से नहीं, आदतों से पकड़ी जाती है। मोहिनुद्दीन के भाग जाने के बाद पूरे राज्य में एक नई समस्या शुरू हुई। हर रोज कोई ना कोई नया आदमी राजमहल के पास देखा जाता। कभी वो एक साधु बनकर आता, कभी व्यापारी, कभी कलाकार, तो कभी फकीर। पर बीरबल की नजरें पैनी थी। एक दिन एक बूढ़ा अंधा भिखारी दरबार के पास बैठा मिला। उसकी आवाज जानी पहचानी लगी। बीरबल ने ध्यान दिया। उसके बोलने का तरीका, उसकी उंगलियों का कंपन और हर बार बाएं पैर को पहले बढ़ाना, ये सब कुछ मोइनुद्दीन से मेल खाता है। दरबार में घुसपैठ और बीरबल का जाल। उसी रात महल की रसोई में एक नया बावर्ची काम करने आया। नाम बताया शहजादा हामिद। उसने कहा, मैं दूर के रिश्तेदारों से आया हूं और मुझे यहां की सेवा करनी है। बीरबल को शक हुआ। उन्होंने उसकी छोटी छोटी हरकतें नोट की। वो बिना देखे ही मसाले सही पहचान गया। रसोई के रास्तों से ज्यादा परिचित था। सबसे बात करते हुए भी उसकी नजरें इधर उधर घूमती रही। बीरबल ने उसी रात एक योजना बनाई। इस बार हम नहीं ढूंढेंगे उसे, हम खुद एक चेहरा बनेंगे। बीरबल बना साधु और शुरू हुआ असली खेल। अगले दिन बीरबल खुद भेष बदलकर महल के बाहर एक योगी बनकर बैठ गए। 1-2 दिन बीते, फिर वही शहजादा हामिद, जो असल में मोहिनुद्दीन था, वहां आया। बाबा, मुझे शांति चाहिए। बीरबल बोले, शांति मिल सकती है अगर तू अपने असली नाम से पुकारे। मोइनुद्दीन चौंका। आप कौन हैं? बीरबल ने मुस्कुराकर अपनी दाढ़ी हटाई। वो जिसकी अदालत में तूने राजा को कटघरे में खड़ा किया था। मोइनुद्दीन भागा। बीरबल पीछे। घोड़ों की टापें, रात का अंधकार और जंगल की रहस्यमय गुफा। गुफा के भीतर जाकर मोइनुद्दीन रुका। तू जीत नहीं सकता बीरबल। मैं रोज नया नाम,
नया चेहरा लेकर आऊंगा, जब तक कि तुम मुझे पहचानना बंद न कर दो। बीरबल ने कहा, तुम चाहे जितना बदलो, पर एक चीज हमेशा वही रहती है, इंसान की आदत। बीरबल ने अचानक एक मोहर निकाली और जमीन पर पटकी। मोइनुद्दीन का चेहरा बदलने वाला नकाब फट गया और असली चेहरा सामने आया। फिर भी पकड़ा गया कैसे? बीरबल बोले, तू हर बार अपनी चालें बदलता रहा, लेकिन हर बार तुझे पहले बाएं पैर से चलने की आदत रही, और तेरी छोटी उंगली में वो पुराना तलवार का निशान। तू चाहे सो बार चेहरा बदले, पर तेरी चाल और निशान तुझे हर बार धोखा देंगे। सैनिकों ने मोइनुद्दीन को पकड़ लिया। अकबर बोले, बीरबल, तुमने एक दुश्मन को हराया, लेकिन क्या ये सब बस बदले की आग थी? बीरबल बोले, नहीं जहांपनाह, मोइनुद्दीन अकेला नहीं था। उसके पीछे एक और साया है, जो कभी सामने नहीं आता, लेकिन हर गलत फैसले में उसकी परछाई रहती है। अकबर चौंके। कौन है वो? बीरबल गंभीर स्वर में बोले, वो है दरबार का सबसे पुराना मंत्री, जिसे आप हमेशा सबसे वफादार मानते हैं। तो क्या दरबार का सबसे पुराना मंत्री है इस साजिश की असली जड़? क्या बीरबल अब उस इंसान से भिड़ेगा जो छल को ही धर्म मानता है? जानने के लिए देखिए अगला भाग। बीरबल और वफादार मंत्री की गद्दारी का पर्दाफाश, भाग 4। क्या हो अगर दरबार का सबसे वफादार मंत्री ही पूरे साम्राज्य को गिराने की साजिश रच रहा हो? बीरबल अब उस भंवर में कदम रख चुका था, जहां दुश्मन कोई बाहरी नहीं, दरबार के भीतर ही बैठा था। मोइनुद्दीन के पकड़े जाने के बाद बीरबल ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, तुझे किसने सिखाया कि राजा को जहर कैसे देना है? मोइनुद्दीन ने सिर उठाया और हल्की हंसी में जवाब दिया, जिसे आप दरबार की आत्मा कहते हैं, वही असली जहर है। बीरबल का माथा ठनका। दरबार की आत्मा, ये उपाधि सिर्फ एक व्यक्ति को मिली थी, प्रधानमंत्री बदरुद्दीन। बदरुद्दीन जो सब जानता था, लेकिन कुछ नहीं बोलता था। प्रधानमंत्री बदरुद्दीन वर्षों से अकबर का सबसे विश्वसनीय सलाहकार था। वो हमेशा चुप रहता, मुस्कराता और जो राजा सोचे वही सर्वोत्तम कहकर निर्णय पास करवा देता। बीरबल ने सोचा, इतना मौन रहना भी तो एक शस्त्र हो सकता है। बीरबल ने महल के पुराने लेखागार में जाकर पिछले 10 वर्षों के निर्णय पढ़ने शुरू किए। हर बार जब किसी नेक इंसान को झूठे आरोप में सजा दी गई, हर बार जब कोई वफादार सेवक निपटाया गया, उसमें एक हस्ताक्षर समान था, यानी बदरुद्दीन अली। बीरबल ने देखा, मोइनुद्दीन के पिता को फांसी पर चढ़वाने की सिफारिश भी बदरुद्दीन ने की थी। अब बीरबल को यकीन हो गया, असली साजिशकार वही है। एक दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा करवाई, राजा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अब उनके लिए एक विशेष औषधि तैयार की जा रही है, जो सिर्फ एक मंत्री के हाथों दी जाएगी। बदरुद्दीन आगे बढ़ा, जहांपनाह, इस कार्य के लिए मैं प्रस्तुत हूं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन औषधि लेने से पहले आपको शपथ लेनी होगी कि अगर राजा को कुछ हुआ तो आप भी वही औषधि पिएंगे। बदरुद्दीन की आंखें एक पल के लिए कांपी। बीरबल ने दरबार में कहा, मैंने जानबूझकर मंत्री जी को चुनौती दी और उन्होंने स्वयं को बेनकाब कर दिया। बीरबल ने गुप्तचरों द्वारा प्राप्त चिट्ठियां पेश की, जिनमें मोइनुद्दीन को निर्देश दिए गए थे, और उस गुफा की नक्शा जहां मंत्री का छिपा खजाना था, जिसे वो बगावत के बाद इस्तेमाल करने वाला था। अकबर गुस्से में बोले, बदरुद्दीन, तुमने मेरे विश्वास से गद्दारी की। मंत्री शांत स्वर में बोला, राजा, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वो किया जो आप सुनना चाहते थे, और आपकी आंखों पर जो पट्टी थी उसे कभी हटाया नहीं। बीरबल ने आदेश दिया कि बदरुद्दीन को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन तभी एक विशैला तीर खिड़की से आया और बदरुद्दीन के सीने में लग गया। वो गिर पड़ा। उसने मरते मरते कहा, मैं तो मोहरा था। असली बादशाह अब भी पर्दे में है, और वो तुम्हारे बहुत बहुत करीब है, बीरबल।
बीरबल गंभीर हुआ। जिसे हम वफादार मानते हैं वो गद्दार निकला। अब जिसे हम अपना मानते हैं वो शायद सबसे बड़ा धोखेबाज हो। अकबर ने पूछा, बीरबल, अब अगला कौन? बीरबल बोले, वो जो राजा को भाई कहता है, पर शायद उसी ने तख्त का सपना देखा है। शहजादा मुराद। क्या शहजादा मुराद ही इस सारे षड्यंत्र का सूत्रधार है? क्या बीरबल अब अपने ही राजपरिवार से लड़ेगा? और क्या अकबर इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएंगे? अब दरबार की लड़ाई सिर्फ न्याय की नहीं रही, ये अब एक तख्त और ताज की कहानी बन चुकी है। 3 भाग 5। तख्त का वारिस जो राजा को मिटाना चाहता था। अगर तख्त का असली वारिस ही ताज के लिए अपने पिता की जान लेने पर उतर आए तो क्या उसे वारिस कहा जा सकता है या गद्दार? बीरबल के सामने अब सवाल सिर्फ न्याय का नहीं था, बल्कि सम्राट अकबर के जीवन का प्रश्न था। बदरुद्दीन की मृत्यु के बाद दरबार में खामोशी थी, लेकिन बीरबल ने महसूस किया शहजादा मुराद अब बहुत शांत मगर बहुत व्यस्त रहने लगा था। वो अक्सर गुप्त रूप से किले के पुराने हिस्से में चला जाता, महल की निचली सुरंगों में घूमता और अपने अंगरक्षकों को बदलता रहता। बीरबल ने सोचा, जिसने कभी तख्त की इच्छा नहीं जताई, वो अचानक इतनी तैयारियां क्यों कर रहा है? एक दिन शहजादा मुराद ने खास मेहमानों को भोज पर बुलाया, जिसमें अकबर को भी आमंत्रित किया गया। भोजन में कुछ असामान्य था। बीरबल ने देखा, राजा की थाली में एक विशेष सुगंधित पत्ते से ढका पकवान रखा गया था। बीरबल ने स्वयं उस व्यंजन का स्वाद चखा और उसकी जीभ झंझना गई। वो तुरंत समझ गया, ये कोई साधारण मसाला नहीं, एक धीमा जहर है। बीरबल ने उसी समय राजा की थाली बदल दी, लेकिन किसी को कुछ बताया नहीं। 3 दिन बाद जब शहजादा मुराद फिर दरबार में आया, बीरबल ने कहा, शहजादे, अगर मैं कहूं कि कोई आपके हाथों ही बादशाह की हत्या करना चाहता है तो आप क्या करेंगे? मुराद मुस्कराया, ऐसे षड्यंत्र पर तो खुद बादशाह भी विश्वास नहीं करेंगे। बीरबल बोले, तो फिर क्यों ना एक बार सच्चाई की परीक्षा हो जाए? बीरबल ने दरबार में एक विचित्र सा उपकरण रखा, एक छोटी सी रजत घंटी, जिसे वो सत्यनाद यंत्र कहता था। उस यंत्र के अनुसार जो झूठ बोलेगा उसकी आवाज धीरे धीरे गायब हो जाएगी। बीरबल ने सभी मेहमानों से एक ही प्रश्न पूछा, क्या आपने राजा के लिए विष मिश्रित भोजन तैयार करवाया? जब मुराद की बारी आई, उसकी आवाज सचमुच धीमी होती चली गई। दरबार में सन्नाटा। अकबर का चेहरा सख्त। मुराद खड़ा हुआ। हां, मैंने जहर देने की कोशिश की, क्योंकि मैं थक चुका हूं आपकी परछाई बनकर जीने से। आपका प्यार, आपकी नजदीकी सब बीरबल को मिली। मुझे तो सिर्फ वारिस होने का तमगा मिला, लेकिन अधिकार नहीं। उसने बीरबल की ओर देखा। आप मेरे दुश्मन नहीं, लेकिन मेरे रास्ते की दीवार है। अकबर का हृदय कांप उठा। मुराद, मेरा बेटा, तू ही? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यह राजवंश की लड़ाई अब न्यायालय में नहीं, दिल के भीतर लड़ी जाएगी। पर राज्य को बचाने के लिए न्याय बड़ा है। राजा, बेटा या मंत्री, कोई भी दोषी हो। अकबर ने मुराद को बंदी बनाने का आदेश दिया, लेकिन तभी एक सेवक दौड़ता हुआ आया। जहांपनाह, राजमहल की पश्चिमी दीवार पर एक कागज मिला है, जिसमें लिखा है। मुराद तो सिर्फ मोहरा था। असली राजा वो नहीं जो तख्त पर बैठा है, बल्कि वो है जो तुम्हारे सारे निर्णय लिखवाता है, तुम्हारी आत्मा बनकर। बीरबल के हाथ से पत्र फिसल गया। कौन है वो? क्या बीरबल को भी वर्षों से कोई खेला जा रहा है? अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या अब भी कोई और छिपा है? बीरबल की आंखों में चमक थी। हाँ जहांपनाह, अब मुझे उस साये की तलाश है जो राजा को ही शतरंज का मोहरा बना चुका है, जिसे आप राजपुरोहित कहकर वर्षों से पूजा करते आए हैं। क्या राजपुरोहित ही असली राजा है जो पीछे से सब चला रहा है? क्या बीरबल अब धार्मिक सत्ता की गहराइयों में उतरकर राज खोलेगा?
और क्या अकबर ये सच्चाई सह पाएंगे? भाग 6 उदास स्माइली। राजपुरोहित की छाया, धर्म की आड़ में छुपा असली राजा। जब सत्ता का खेल धर्म की चादर ओढ़ ले, तो क्या धर्म बचता है या बस सत्ता रह जाती है? इस सवाल का जवाब बीरबल को अब उस जगह खोजना था जहां किसी की निगाह नहीं जाती। दरबार के पवित्रतम कोने, राजपुरोहित की कुटिया। राजपुरोहित आचार्य वाचस्पति, एक तेजस्वी चेहरा, झुकी हुई दृष्टि, गंभीर स्वभाव और हर निर्णय पर एक मौन सहमति। उसने कभी भी किसी बात का विरोध नहीं किया। पर बीरबल ने अब देखना शुरू किया। राजा के हर निर्णय से पहले वो चुपचाप कुछ मंत्र पढ़ता, आंखें मूंदता और फिर सहमति में सिर हिलाता। बीरबल ने सोचा, शायद यही वो मंत्र है जिनसे पूरे राज्य को वश में किया जा रहा है। बीरबल की सबसे साहसी योजना, धर्म के भीतर धर्म की परीक्षा। बीरबल ने खुद को भेष बदलकर एक वैरागी के रूप में राजपुरोहित के पास भेजा। नाम रखा तपस्वी नीलकंठ। आचार्य वाचस्पति ने उनका स्वागत किया। बोलो वत्स, क्या चाहते हो? तपस्वी बीरबल बोले, मैं वो रहस्य जानना चाहता हूं जिससे बिना तख्त पर बैठे भी आप सबको चला लेते हो। आचार्य मुस्कराया, तुम समझदार हो। जो राजा को अपनी उंगली पर नचाए वही असली राजा होता है। राजा को मैं ईश्वर का प्रतिनिधि बनाता हूं, पर ईश्वर की भाषा मैं ही जानता हूं। बीरबल ने भेष उतारा, तो तुम ही हो जो तख्त के पीछे ताज पहनते आए हो। राजपुरोहित की आंखों में भय नहीं था, गर्व था। मैंने ही मोहिनुद्दीन को बनाया, बदरुद्दीन को उकसाया और मुराद के मन में बीज बोया। क्योंकि एक धर्मगुरु के सामने अगर राज्य न झुके तो फिर ज्ञान व्यर्थ है। अकबर और पूरा दरबार वहां पहुंचा। राजपुरोहित मुस्कराया, मुझे मत रोको, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने तो धर्म को राज का मार्गदर्शक बनाया। बीरबल गूंजती आवाज में बोला, धर्म मार्गदर्शक बन सकता है, मालिक नहीं। अकबर ने राजपुरोहित को जीवन भर के लिए राज्य सेवा से मुक्त किया। उनकी शक्तियां छीनी गई और उन्हें एकांताश्रम में भेज दिया गया, जहां वे सिर्फ ज्ञान देंगे, राज नहीं चलाएंगे। बीरबल ने सबके सामने कहा, सत्ता, धर्म और न्याय, ये तीनों तभी संतुलन में रहते हैं जब कोई भी किसी पर हावी न हो। मोरल, आज की दुनिया के लिए बीरबल की सीख, जब धर्म सत्ता के ऊपर चढ़ता है तो अंधविश्वास जन्म लेता है। जब सत्ता धर्म को दबाती है तो अत्याचार होता है, और जब न्याय दोनों को संतुलित करता है तभी राजधर्म सच्चा होता है। एक बीरबल और 7 मूर्ख, जिसमें बादशाह भी शामिल थे। अगर तुम्हें 7 मूर्ख मिल जाए तो 8वां कौन होगा? ये सवाल बीरबल के कानों में किसी पुराने भविष्यवाणी की तरह गूंजा। सब चौंक गए थे जब एक दरबारी ने बीरबल को खुले दरबार में चुनौती दी। बीरबल, तुम बड़े ज्ञानी बनते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा कौन है? विद्वान, धनवान या मूर्ख? बीरबल मुस्कराए, बेशक मूर्ख। लेकिन कुछ मूर्ख ऐसे होते हैं जो खुद को अक्लमंद समझते हैं। वो सबसे खतरनाक होते हैं। इस पर अकबर ने ठहाका लगाया और कहा, तो ठीक है बीरबल, तुम्हें 7 मूर्ख खोज कर लाने हैं। अगर तुम ये कर सको तो मैं तुम्हें पूरे दरबार के सामने महामहामूर्ख विज्ञानी की उपाधि दूंगा। सब दरबारी हंसी में डूब गए, लेकिन बीरबल की आंखों में चमक थी, जैसे उसे कोई अदृश्य चुनौती मिल गई हो। बीरबल पहली सुबह ही चल पड़ा। पहले गांव में एक आदमी मिला जो कह रहा था, आओ भाई आओ, घोड़े की छाया खरीदो, गर्मी में ठंडी छाव मिलेगी। लोग उसे घेर रहे थे और कुछ तो वाकई पैसे दे रहे थे। बीरबल ने कहा, ऐसे आदमी को तो राजधानी भेजना चाहिए। वहां लोग पूरी दुनिया को सपने बेचते हैं। वो पहला मूर्ख था। द्वितीय मूर्ख, जो रोज अपनी बीवी को तलाक देता था। अगले गांव में एक आदमी मिला जो हर दिन अपनी पत्नी को तलाक देता और फिर हर सुबह उसी से दोबारा शादी करता। पूछने पर बोला,
शादी का मजा तभी आता है जब हर बार नया जोश हो। बीरबल बोला, तेरा तो दाम्पत्य उत्सव सप्ताह मनाना चाहिए। दूसरा मूर्ख पकड़ लिया गया। तीसरा आदमी रात के समय कुएं में झांककर रस्सी डाल रहा था। बोला, चांद इसमें गिर गया है, उसे निकालूंगा और बाजार में बेचूंगा। बीरबल ने पूछा, अगर तू चांद निकाल लेगा तो रात कैसे होगी? वो बोला, तो सबको नींद जल्दी आएगी, बीमारी घटेगी। बीरबल बोला, तेरे पास मूर्खता का पेटेंट होना चाहिए। तीसरा मूर्ख। चतुर्थ और पंचम, दो पंडित जो तर्क कर रहे थे कि उनमें से कौन अनपढ़ है। दो पंडित आपस में भिड़े थे। मैं बड़ा अनपढ़ हूं। नहीं, मैं हूं। मुझे तो अक्षर ज्ञान भी नहीं। बीरबल बोला, तुम दोनों ही मूर्खों के कुलगुरु हो। दोनों साथ में पकड़ लिए गए, चौथा और पांचवा, जो सोचता था कि उसका ही शरीर असली नहीं है। छठा आदमी खुद को दीवार से टकराट कराकर चिल्ला रहा था, मैं असली नहीं हूं, मैं सपना हूं, मुझे नींद से जगाओ। बीरबल ने पूछा, अगर तू सपना है तो ये दर्द कैसा? वो बोला, शायद सपनों में भी दर्द होता है। बीरबल बोला, तो तुझे उठाने के लिए किसी और मूर्ख की जरूरत होगी। छठा मिल गया और फिर आया सातवां मूर्ख, जिसने बीरबल को चौंका दिया। जब बीरबल सातवां मूर्ख खोजने निकला तो वो एक भीड़ से घिरा आदमी मिला जो चिल्ला रहा था, मैं राजा अकबर से भी बड़ा हूं। मैंने सपने में खुद को सम्राट घोषित कर दिया। अब सब मेरे राज्य के नागरिक हैं। लोग हंसते, पत्थर फेंकते, पर वो आदमी डटा रहा। बीरबल उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगा। अचानक उसके चेहरे की रंगत बदल गई। उस आदमी की चाल, आवाज और कुछ विशेष शब्द बिल्कुल वैसे ही थे जैसे। अरे, ये तो। बीरबल का चेहरा पीला पड़ गया। अगले दिन बीरबल दरबार में वापस लौटा। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, तो मिले तुम्हें 7 मूर्ख? बीरबल ने कहा, हाथ जहांपनाह। और उनमें से एक यहां भी बैठा है। सारे दरबारी चौंक गए। बीरबल ने एक एक कर सभी 6 मूर्खों को पेश किया, फिर चुप हो गया। अकबर ने पूछा, 7वां कौन है? बीरबल बोला, 7वां वो है जिसने सोच लिया कि कोई आदमी सिर्फ अपनी बातों से सम्राट बन सकता है और उस पर यकीन करने वाले 8वें मूर्ख बन जाते हैं। अकबर ठाका लगाते गाते रुक गए। उन्होंने गौर से बीरबल को देखा। कहना क्या चाहते हो बीरबल? बीरबल ने सिर झुकाया, जहांपनाह। सच्चे मूर्ख वही होते हैं जो झूठ को ताज पहनाते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया और फिर अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं भी उन 7 मूर्खों में एक था? बीरबल मुस्कुराए, मैंने तो अभी सिर्फ 6 दिखाए हैं। जब बीरबल ने राजा को आईना दिखाया, क्या अकबर सच में मूर्ख थे? पहले भाग में बीरबल ने 6 मूर्ख दरबार में पेश किए और 7वां इशारों में बादशाह को बता दिया। अब आगे, मैंने तो अभी सिर्फ 6 दिखाए हैं। बीरबल की ये बात दरबार में बम की तरह फटी। अकबर की आंखें संकरी हो गई। बीरबल, ये इशारा कहीं मेरी तरफ तो नहीं था? बीरबल ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने तो केवल वही कहा जो सच्चाई है। उस 7वें आदमी को सम्राट मान लेने वालों में जो भी आता है, चाहे वो बादशाह हो या साधारण प्रजा, मूर्ख तो वही कहलाएगा। दरबार में सन्नाटा था। कुछ दरबारी बीरबल की हिम्मत पर चकित थे तो कुछ उसकी बुद्धि पर। लेकिन अकबर, वो गहरी सोच में डूब चुके थे। तो तुम्हारा कहना है मैंने भी मूर्खता की थी? बीरबल ने सिर झुकाया, जहांपनाह, अगर एक सपना देखने वाला आदमी खुद को राजा समझे और हम भी उसे राजा मान ले, तो दोष उसके सपने का नहीं, हमारी आंखों का है। और जो आंखें खुली होने के बावजूद भी देख न सके, क्या वो मूर्खता नहीं? अकबर की आंखों में हल्की सी हंसी तैरने लगी। तो बताओ बीरबल, मुझे उस 7वें मूर्ख की तरह क्यों नहीं देखना चाहिए? बीरबल मुस्कराया, क्योंकि जहांपनाह, आपने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, सिर्फ उसका मजा लिया। और जो किसी मूर्ख को देखकर हंस सके
वो स्वयं ज्ञानी होता है। परंतु अकबर ने पूछा, परंतु क्या? बीरबल गंभीर हुआ। परंतु अगर दरबार में बैठे विद्वान भी उस जैसे लोगों को सच मानने लगे तो फिर आपकी प्रजा भी भ्रम में जीने लगेगी। फिर उस भ्रम का ताज किसी भी पागल के सिर पर सज सकता है। अकबर मुस्कराए, फिर गंभीर होकर बोले, तो क्या तुम ये कह रहे हो कि दरबार में कुछ लोग ऐसे हैं जो दिखते ज्ञानी हैं पर असल में मूर्ख हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह मूर्खता सिर्फ सड़क पर नहीं मिलती, वो दरबार की पोशाक में भी छिपी होती है। रेशम के कपड़ों के नीचे भी दिमाग की दरिद्रता छिपी हो सकती है। अब सबकी नजरें दरबारियों की ओर मुड़ गई। कुछ ने नजरें झुका ली, कुछ बेचैन हो उठे। अकबर ने कहा, बीरबल, अगर तुम इतने ही जानकार हो तो मुझे उन छुपे हुए मूर्खों की सूची दो जिनके कारण प्रजा और राज दरबार दोनों गुमराह हो सकते हैं। बीरबल थोड़ी देर शांत रहे, फिर बोले, जहां पनाह मैं ये कार्य कर सकता हूं, पर इसकी एक शर्त है। क्या शर्त? मुझे 1 सप्ताह दीजिए और अगले हफ्ते के इसी दिन मैं आपको 7 छिपे हुए दरबारी मूर्खों की एक गुप्त सभा में दिखाऊंगा, बिना उनका नाम बताए। बस उनके कर्मों से आपको पहचान करानी होगी। अकबर की आंखों में दिलचस्पी थी, और अगर मैं पहचान नहीं पाया तो मैं मान लूंगा कि मूर्ख उन्हें नहीं, मैं हूं, जिन्होंने आंखें होते हुए भी देख नहीं पाए। अकबर हंस पड़े, ठीक है बीरबल, तुम्हें 1 हफ्ता मिलता है, लेकिन इस बार मैं तय करूंगा कि असली मूर्ख कौन है, तुम या वो। कौन है वो 7 नकली ज्ञानी? क्या बीरबल खुद फंसेगा अपने ही चाल में? अगला भाग। जब बीरबल ने राजा को आईना दिखाया, क्या अकबर सच में मूर्ख थे? क्या अकबर खुद को 7वां मूर्ख मान लेंगे या बीरबल को सजा देंगे? 2 भाग 3। बीरबल की रहस्यमयी सभा, जहां दरबारियों की असलियत उजागर हुई। पहले बीरबल ने 6 मूर्ख पकड़कर लाए और 7वां अकबर की ओर इशारा किया। अब वो दरबार के नकली विद्वानों को बेनकाब करने जा रहा है। दरबार में ढोल बजे और वो दिन आ गया। बीरबल ने सभी दरबारियों और विद्वानों को एक विशेष सभा में बुलाया, पर इस बार सभा महल में नहीं, बल्कि एक बड़े अंधेरे हॉल में रखी गई थी। दीपक मंद थे, घना सन्नाटा, और बीच में खड़ा बीरबल, हाथ में एक काली रेशमी पोटली लिए। अकबर भी सामने बैठ गए, जिज्ञासा से भरे हुए। तो बीरबल, अकबर बोले, अब बताओ, वो 7 मूर्ख दरबारी कौन है जिनकी बुद्धि सिर्फ पोशाकों में छिपी है? बीरबल मुस्कराया, जहां पनाह, इन मूर्खों का नाम मैं नहीं बताऊंगा, ये खुद सामने आएंगे अपने कर्मों से। पहली परीक्षा, ज्ञान का घड़ा। बीरबल ने 7 सुंदर घड़े मंच पर रखे और कहा, इन घड़ों में ज्ञान है। हर विद्वान एक एक घड़ा उठाए और बताए उसमें क्या है, बिना उसमें देखे। पहला दरबारी आगे बढ़ा, घड़ा उठाया और बोला, इसमें वेदों का सार है। बीरबल ने घड़ा पलटा, उसमें सिर्फ पानी था। दूसरा बोला, इसमें नीति शास्त्र है, उसमें तो एक बकरी का बाल निकला। तीसरे ने कहा, इसमें शास्त्र ज्ञान भरा है, उसमें तो एक आम की गुठली थी। अकबर चौंकते जा रहे थे और बीरबल मुस्करा रहा था। दूसरी परीक्षा, तर्क का तराजू। अब बीरबल ने एक सवाल पूछा, अगर कोई पंडित कहे कि सूर्य रात में चमकता है और चंद्रमा दिन में, तो क्या यह सत्य हो सकता है? एक दरबारी बोला, हां, अगर हम इसे आध्यात्मिक रूप से देखें तो। गलत, बीरबल ने टोक दिया। मूर्खता तब जन्म लेती है जब तर्क के नाम पर बकवास को ज्ञान मान लिया जाता है। दूसरा बोला, इसका मतलब यह है कि हम अपने दृष्टिकोण से दिन रात तय करें। बीरबल ने उसकी कुर्सी खींच दी। अब तक 4 नकली विद्वान खुद को मूर्ख साबित कर चुके थे, बिना बीरबल के नाम लिए। तीसरी परीक्षा, ईमान का आईना। अब बीरबल ने कहा, हर विद्वान एक एक करके अपनी सबसे बड़ी भूल कहे जो उसे आज तक शर्मिंदा करती हो। सब दरबारी चुप, पर 5वें ने झूठ बोला, मुझसे कभी भूल नहीं हुई। छठा बोला, मेरी सबसे बड़ी भूल थी,
एक बार मैंने दरबार देर से ज्वाइन किया। बीरबल बोला, तब तो आप इंसान नहीं, देवता है। और अब आया 7वां दरबारी। वो बोला, मैं बीरबल से ही बड़ा विद्वान हूं, और ये मेरी कोई भूल नहीं, सच्चाई है। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर खड़े हो गए, तो यही है वे 7 मूर्ख? बीरबल मुस्कराए, नहीं जहांपनाह, ये 7 नहीं, ये तो सिर्फ दरबारी रूप में छिपे 7 आईने थे, जिनमें अज्ञान का चेहरा साफ नजर आया। और वो 7वां। बीरबल ने अपनी काली पोटली से एक शीशा निकाला। इसमें जिसे भी अपना घमंड दिखे, वो 7वां मूर्ख समझा जाए। अकबर ने शीशा देखा, फिर दरबारियों की ओर देखा। कुछ ने नजरें फेर ली, कुछ का सिर झुक गया। लेकिन तभी दरबार में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। बीरबल खुद को सबसे ज्ञानी समझ बैठा है। अब उसे ही एक ऐसी चुनौती मिलेगी जहां तर्क काम नहीं आएगा। सब चौंक उठे। एक नकाबपोश आदमी सभा में घुस आया। काले कपड़े, गहरी आंखें और हाथ में चमकती लकड़ी। मैं हूं तर्क भ्रष्ट, और मैं लाया हूं ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर बीरबल नहीं दे सकता। बीरबल ने पूछा, कौन हो तुम? नकाबपोश बोला, मैं वो हूं जिसे राजा भी जवाब नहीं दे सके। और अब मैं पूछूंगा एक सवाल, जिसके बाद बीरबल को छोड़ना होगा अपना स्थान। अगला भाग, बीरबल और तर्क भ्रष्ट का महामुकाबला। जब तर्क भी चुप हो गया, क्या बीरबल हार जाएगा पहली बार? कौन है रहस्यमयी तर्क भ्रष्ट? जानिए अगले भाग में। भाग 4। पिछले भाग में बीरबल ने दरबार के साथ छिपे मूर्खों को उजागर किया। तभी प्रकट हुआ एक रहस्यमयी व्यक्ति, तर्क भ्रष्ट, जिसने बीरबल को खुली चुनौती दी। अब आगे। दरबार सन्न था। अंधेरे वस्त्रों में लिपटा वो नकाबपोश आदमी बीरबल की आंखों में आंखें डालकर खड़ा था। बीरबल, उसकी आवाज गूंज रही थी, तुमने दरबारियों की मूर्खता तो पहचान ली, पर अब जवाब दो मेरे प्रश्न का, नहीं तो छोड़ दो अपनी गद्दी। अकबर ने उसे रोका, तुम कौन हो जो हमारे बीरबल को ललकारता है? मैं हूं तर्क भ्रष्ट, ज्ञान के घमंड को चीर देने वाला। मैं वहां जन्म लेता हूं जहां तर्क का अहंकार धर्म को कुचल देता है और बुद्धि नम्रता को भूल जाती है। बीरबल ने शांति से कहा, तो पूछो अपना प्रश्न, सत्य के लिए मैं हर अग्नि परीक्षा को तैयार हूं। तर्क भ्रष्ट का प्रश्न, जो न जीवित है न मृत, उसे बताओ कौन? तर्क भ्रष्ट बोला, बीरबल, मेरा प्रश्न सरल है। ऐसी कौन सी चीज है जो न तो जीवित है न मृत, न प्रकट है न लुप्त, जिसे राजा पालता है पर प्रजा झेलती है? दरबार में सन्नाटा। बीरबल कुछ देर सोचते रहे। अकबर की आंखों में चिंता झलकने लगी। तर्क भ्रष्ट ने कहा, सावधान बीरबल, यदि उत्तर न दिया तो तुम्हारा तर्क का सिंहासन अब मेरा होगा। बीरबल ने अपनी आंखें बंद की और मुस्कराए। इस प्रश्न का उत्तर है अहंकार। दरबार में गूंज पड़ा। अहंकार ही वह है जो न जीवित होता है न मृत। वो दिखाई नहीं देता पर सबको प्रभावित करता है। राजा उसका पोषण करता है और प्रजा उसकी पीड़ा सहती है। तर्क भ्रष्ट के चेहरे पर अजीब मुस्कान उभरी। उसने अपना नकाब उतारा। पूरे दरबार की सांसें थम गई। ये तो राजा हरिसिंह हैं, वो राजा जो कभी अकबर के प्रतिद्वंद्वी थे और जिन्हें उनके अहंकार ने गद्दी से गिरा दिया था। अकबर स्तब्ध रह गए। हरिसिंह, तुमने बीरबल को नीचा दिखाने के लिए ये नाटक रचा? हरिसिंह बोले, नहीं अकबर, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं जानना चाहता था कि बीरबल की ख्याति सच है या केवल दरबारी तामझाम। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा। आज मैं मानता हूं, तर्क जब विनम्रता से जुड़ जाए तब वो ज्ञान बनता है। और बीरबल, तुम केवल विद्वान नहीं, सच्चे ज्ञानी हो। अकबर उठे और बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। तुमने फिर सिद्ध कर दिया कि सच्ची बुद्धि केवल जवाब देने में नहीं, बल्कि सही समय पर मौन समझने में होती है। हरिसिंह ने गद्दी की ओर देखा और कहा, अब मेरा प्रश्न नहीं,
बल्कि मेरी याचना है। बीरबल, क्या तुम मेरे राज्य में भी ऐसी ही एक सभा बना सकते हो, जहां बुद्धि और विनम्रता साथ साथ रहें? बीरबल मुस्कराए। जहां अहंकार समाप्त हो जाए, वहां सभा तो स्वयं बन जाती है। लेकिन तभी एक सेवक दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक अजीब सी कलम और एक संदूक था। जहांपनाह, ये संदूक हमें पुराने महल के तहखाने से मिला है। इसके साथ एक चिट्ठी भी है, जिस पर लिखा है, जिसने 7 मूर्ख पहचाने, उसे ये अंतिम रहस्य सौंपा जाए। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे की ओर देखा। संदूक खोला गया और उसमें थी एक रहस्यमयी पुस्तक, जिसकी हर पंक्ति गायब थी, सिर्फ आखिरी पंक्ति चमक रही थी। जिसने इस किताब का रहस्य जाना, वही सच्चा बादशाह होगा। बीरबल और रहस्यमयी किताब। जब हर शब्द गायब हो गया। जब बीरबल 7 दिनों के लिए गायब हो जा पाएंगे? पिछले भाग में किताब उन्हें इतिहास में डुबो एक रहस्यमयी किताब मिली, जिसके शब्द गायब थे। अब बीरबल अचानक दरबार से गायब हो जाता है। एक अजीब सुबह थी। अकबर का दरबार सजा हुआ था। मंत्रीगण, सेनापति, दरबारी सब अपनी जगह बैठे थे, पर एक चेहरा नदारद था, बीरबल। हर दिन बीरबल सबसे पहले आता था और सबसे आखिर में जाता था। मगर आज न तो वो आया, न कोई संदेश। अकबर ने इधर उधर देखा और पूछा, बीरबल कहाँ है? क्या कोई खबर है? दरबारी हकका गए। किसी को कुछ पता नहीं था। अकबर बोले, ठीक है, इंतजार करते हैं। दिन बीतते गए, पर बीरबल की कोई खबर न मिली। 7वें दिन अचानक दरबार में एक बंद संदूक आया। उस पर लिखा था, जहांपनाह, मेरी माफी स्वीकार करें। मैं इस रहस्यमयी किताब के राज में खो गया हूं। आपकी आज्ञा से 7 दिन का समय मांगता हूं, ताकि सच सामने ला सकूं। बीरबल। अकबर की चिंता बढ़ गई। अगर बीरबल इस रहस्य को सुलझा लेता है, तो क्या दरबार फिर सुरक्षित रहेगा? या फिर इस किताब में कोई और राज छुपा है? क्या था वो रहस्यमयी राज? क्या बीरबल 7 दिनों में उस किताब के गुम हुए शब्द खोज पाएगा? या फिर क्या कोई और ताकत उसे रोकने की कोशिश करेगी? भाग 5, पागल एपिसोड। जब बीरबल 7 दिनों के लिए गायब हो गया। 7 दिन बीत गए। दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा था। अकबर भी बेचैन थे। हर कोई बीरबल के लौटने का इंतजार कर रहा था, लेकिन बीरबल कहीं नहीं दिखा। आखिरकार 7वें दिन शाम को बीरबल अचानक दरबार में एकदम अनजान जैसे दिखाई दिया। उनके कपड़े झड़पदार, बाल बिखरे हुए और उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बस बार बार एक ही शब्द दोहरा रहे थे, पागल, पागल, पागल। अकबर ने चिंतित होकर पूछा, बीरबल, क्या हुआ? ये क्या हालत है तुम्हारी? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, उस किताब ने मेरा दिमाग उल्टा पुल्टा कर दिया है। जो शब्द गायब थे, वे मेरी सोच से भी परे हैं। मैं पागल होने के करीब हूं। पर सच ये है कि ये किताब कोई सामान्य किताब नहीं है। इसमें छुपा है दरबार का सबसे बड़ा रहस्य। दरबार में हड़कंप मच गया। अकबर ने पूछा, क्या है वो रहस्य, बीरबल? क्या हमें भी बताओगे? बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं जहांपनाह, वो रहस्य इतना बड़ा और खतरनाक है कि मैं अभी उसे नहीं खोल सकता। पर एक बात तय है, जब तक वो रहस्य उजागर नहीं होगा, हम सब पागलपन के किनारे खड़े रहेंगे। और तभी दरबार के दरवाजे जोर से खुले और कोई छुपा हुआ शख्स भीतर आया। क्या वह उस रहस्य से जुड़ा था? क्या बीरबल सचमुच पागल हो गया, या ये सब एक बड़ी चाल है? दरबार में उठी हलचल के बीच बीरबल ने आखिरी बार अपने सिर को उठाया और बड़ी आवाज में कहा, जहांपनाह, इस रहस्यमयी किताब ने मुझे सिखाया है कि असली ज्ञान वो नहीं जो दिखे या सुना जाए, बल्कि वो जो समझा जाए और झुककर स्वीकार किया जाए। अकबर ने गंभीरता से कहा, सचमुच ज्ञान बिना विनम्रता के एक भारी बोझ है, जो दिमाग को घुमा देता है। मोरल, असली बुद्धिमानी अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता
और समझदारी से काम लेने में है। ज्ञान जितना बड़ा होगा, उतनी ही जरूरत होती है दिल को बड़ा करने की। और इस तरह बीरबल ने दरबार और बादशाह को यह सिखाया कि कभी कभी सबसे बड़ा रहस्य खुद हमारे भीतर छुपा होता है। जहां ज्ञान खत्म होता है, वही समझदारी शुरू होती है।
दरबार में आया हंसता हुआ कातिल बीरबल की सबसे खतरनाक परीक्षा। शाम का वक्त था। शहंशाह अकबर का दरबार अपने शबाब पर था। दरबारी हसीम जाग कर रहे थे, कव्वालियां चल रही थी और बीरबल कुछ शेरों से सभी को गुदगुदा रहे थे। तभी एक अजीब आदमी दरबार में दाखिल हुआ। सिर पर लंबा झुलसता हुआ साफा, आंखों में तेजी और मुस्कान इतनी चौड़ी जैसे अभी अभी किसी को धोखा देकर आया हो, और हाथ में एक सुनहरी थाली जिस पर लिखा था, मैं अपने कातिल को ढूंढने आया हूं। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर बोले, ये क्या मजाक है? तू जिंदा है, फिर किसका कत्ल हुआ? वो आदमी हंसते हुए बोला, जहांपनाह, मेरा नाम है खुशराज। मुझे लगता है किसी ने मेरी आत्मा को मार डाला है और मैं जानना चाहता हूं कि वो कातिल कौन है और क्या आप उसे सजा देंगे? सभी दरबारी हंसी से लोटपोट हो गए। फकीर ने कहा, मेरे पास 3 लोग हैं जिनसे मुझे शक है, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। मुझे दरबार की बुद्धि चाहिए, खासकर बीरबल की। दूसरा दृश्य, 3 संदिग्ध, 3 चेहरे। 3 लोग दरबार में लाए गए। एक सेठ ललूमल, जो खुशराज का पुराना दोस्त था, मगर हाल ही में दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। 2 राजकवि रंजन, जिसकी एक कविता पर खुशराज ने सार्वजनिक रूप से हंसी उड़ाई थी। 3 दरबारी हकीम तिक्कनलाल, जिनके इलाज से खुशराज की हंसी कभी बंद नहीं होती थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कराए, महाराज, मुझे 1 दिन चाहिए। मैं इस हंसते हुए कत्ल का राज जरूर खोलूंगा। बीरबल ने तीनों संदिग्धों को बुलाया और कहा, हम एक खेल खेलेंगे, हंसी का खेल। खेल का नाम रखा गया, कौन पहले रोएगा। तीनों को अलग अलग कमरों में बैठाया गया। हर कमरे में रखा गया एक पुराना पिटारा और अंदर एक रहस्य। राजकवि रंजन के कमरे में रखा गया उसकी सबसे घटिया कविता की आलोचना। सेठ ललूमल के कमरे में रखा गया एक नकली चिट्ठी जिसमें लिखा था, खुशराज मर चुका है और तुम्हारा नाम वसीयत में नहीं। हकीम तिक्कनलाल के कमरे में था उनका बनाया ऐसा चूर्ण जिसे खाकर उन्हें खुद ही 5 बार छींका जाए। बीरबल हंसते हंसते बोले, जिसने खुशराज की आत्मा मारी है उसकी मुस्कान टिक नहीं पाएगी। तीनों में से एक व्यक्ति अचानक गुस्से में दरबार से भागने की कोशिश करता है। वो था राजकवि रंजन। उसने चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ एक कविता लिखी थी। बीरबल बोले, कविता ऐसी लिखी जो दिल तोड़ दे, हंसी को जहरीली बना दे और आदमी को आत्महत्या तक ले जाए। खुशराज ने चुपचाप सिर हिलाया। हां, उसी कविता के बाद से मेरी हंसी मेरे ऊपर हंसने लगी और मैं मर गया। लेकिन बीरबल ने सबको रोका, रुको, ये कहानी पूरी नहीं हुई। कातिल वो नहीं जो जहर देता है, कातिल वो है जो जहर को इलाज बताकर हंसी में छिपा दे। अब बीरबल मुड़े हकीम तिक्कनलाल की ओर। तुमने खुशराज को ऐसी दवा दी कि वो हर वक्त हंसता रहे, दर्द में भी, बेइज्जती में भी। तुमने उसकी आत्मा को हंसी का कैदी बना दिया। तिक्कनलाल कांपने लगा। वो मेरी गलती थी, मैं हंसी को इलाज समझता था। अकबर बोले, बीरबल, तुमने हमें सिखाया कि कभी कभी हंसी भी जुल्म बन जाती है। जो हर दर्द में हंसता है वो जरूरी नहीं खुश हो, वो मजबूर भी हो सकता है। हकीम को सजा दी गई, दरबार से बर्खास्तगी और लोगों की चिकित्सा से आजीवन प्रतिबंध। खुशराज को दरबार का हंसी दूत बना दिया गया, जो अब असली हंसी लाने का काम करेगा। हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी तकलीफ वही होती है जो हंसी में छिपी हो। बीरबल ने साबित किया कि सिर्फ अपराध नहीं, भावनाओं का भी न्याय होना चाहिए। बीरबल और दरबार में आया सपनों का सौदागर। जब अकबर ने खरीदना चाहा एक सपना, एक दिन बादशाह अकबर ने ऐलान किया, जो भी आदमी सबसे सुंदर सपना बेच सकता है उसे मिलेगा 1000 अशरफियों का इनाम। पूरा दरबार चौंक गया, मंत्री से लेकर साधु तक।
सब सोच में पड़ गए। सपना बेचना, ये क्या बात हुई? बीरबल मुस्कराए मगर चुप रहे। अगले ही दिन एक आदमी आया, लंबी टोपी, गले में माला और हाथ में रंग बिरंगी संदूक। उसने कहा, जहां पनाह, मैं हूं सपनों का सौदागर। मैं आपके लिए एक ऐसा सपना लाया हूं जो आपकी जिंदगी बदल देगा। अकबर की आंखें चमक उठीं। दिखाओ, सौदागर ने कहा। महाराज, आप सपनों में ही वो देख सकते हैं जो जागते हुए कभी नहीं देख सकते। मैं आपको वो सपना दूंगा जिसमें आप मरकर फिर से पैदा होंगे, एक साधारण इंसान के रूप में। अकबर चौंके। मरकर पैदा होना? राजा से आम आदमी बनना सपना है? सौदागर बोला, हां, क्योंकि तभी आप जान पाएंगे कि राजगद्दी के बाहर की दुनिया कैसी होती है। और जब आप जागेंगे तो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। अकबर सोच में पड़ गए। सौदागर बोला, मैं ये सपना सिर्फ एक बार बेचता हूं। इसकी कीमत है 1000 अशरफिया और बीरबल का एक दिन का इस्तीफा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल मुस्कराए। अकबर बोले, क्यों बीरबल, मंजूर है? बीरबल बोले, अगर सपना उतना ही शानदार निकला जितना दावा है तो मंजूर है, लेकिन एक शर्त पर। अकबर, क्या? बीरबल, अगर सपना झूठा निकला तो सौदागर को दरबार से उल्टा लटकाया जाएगा और 1000 अशरफिया मुझे मिलेंगी। सौदागर हंस पड़ा। मुझे मंजूर है, मैं कभी झूठा सपना नहीं बेचता। उस रात सौदागर ने एक खास इत्र अकबर को सूंघाया। अकबर गहरी नींद में चले गए और जब जागे तो खुद को एक तंग झोंपड़ी में पाया। न राजमहल, न तख्त, न नौकर। वो अब थे अब्दुल, एक गरीब तेली। सपने में लोग उन्हें धक्का दे रहे थे। उनकी दुकान टूट चुकी थी। सड़कों पर भीख मांगनी पड़ी और बीरबल मंत्री बन चुका था, मगर अब उसे पहचान नहीं रहा था। अकबर चीख पड़े, मैं हूं अकबर, शहंशाह अकबर। लोग हंसे, अबे चल झूठा, तू तो वो ही है जो हर रात राजा बनने का सपना देखता है। अकबर हड़बड़ा कर जागे, पसीने पसीने। सामने वही सौदागर मुस्कुराते हुए खड़ा था। कैसा लगा सपना? उसने पूछा। अकबर गुस्से से बोले, तूने मुझे डराया, मेरा अपमान दिखाया और बीरबल को मुझसे ऊंचा दिखाया। बीरबल वही खड़े हंस रहे थे। सौदागर बोला, महाराज, मैंने आपको वो सपना दिखाया जो कोई नहीं दिखा सकता था, एक सच्चाई जिसे आप जागते हुए कभी नहीं देख पाते। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? बीरबल बोले, क्योंकि उस सपने का सौदागर मैं ही था और वो इत्र बस गुलाब जल था। असल में मैंने आपको वो सपना सुनाया मेरे विश्वास पात्र सेवकों के जरिए, कानों में धीरे धीरे फुसफुसाकर। आपकी कल्पना ने बाकी काम कर लिया। अकबर हैरान रह गए। तो तुमने मुझे सपना बेचा? नहीं जहांपनाह, बीरबल बोले, मैंने आपको सच्चाई दिखाने के लिए सिर्फ आपकी नींद का इस्तेमाल किया। अकबर ठाका मारकर हंसे। तुमने तो सपना बेचकर ही सच्चाई दिखा दी, और सबसे बड़ी बात, बिना कुछ छुए मुझे भीतर से हिला दिया। अकबर ने बीरबल को 1000 अशरफिया दी और साथ में एक चुटीली उपाधि, बीरबल ख्वाबों का बादशाह। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। मोरल बटा, सपने वो नहीं जो सोते हुए आते हैं, सपने वो हैं जो जागकर हमारी सोच बदलें। और अगर कोई सपना सच्चाई से मिलवाए तो वो सपना नहीं, बीरबल की चाल होती है। जब बीरबल बना अकबर और असली अकबर रह गया बिना नाम का, एक दिमाग घुमा देने वाली, हास्य और चालाकी से भरी नई कहानी। एक सुबह शहंशाह अकबर ने दरबार में एक अजीब ऐलान किया, हमारी सल्तनत में आज से एक प्रतियोगिता होगी। जो कोई भी व्यक्ति हमारे नाम को सबसे अनोखे ढंग से चुरा ले, उसे हम इनाम देंगे। पूरा दरबार हैरान। मंत्री बोले, जहांपनाह, ये क्या आदेश है? अकबर मुस्कराए। जो मेरे नाम को चुरा सके वो मेरे बराबरी का दिमाग रखता है, और हम जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन है। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। बीरबल,
हमेशा की तरह शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में हल्की सी चमक थी, जैसे दिमाग में कोई तगड़ा तूफान चल रहा हो। अगली सुबह दरबार के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड टंगा मिला। शहंशाह अकबर आज दरबार में नहीं आएंगे, उनकी जगह कोई और बैठेगा। सभी दरबारी चौंक गए। जब अंदर पहुंचे तो पाया कि तख्त पर बीरबल बैठे हैं, शाही पोशाक में, गहनों से सजे हुए, और उनके पीछे बाजीगरों, सैनिकों और रानियों जैसी सजी टुकड़ी। मंत्री ने पूछा, बीरबल, ये क्या मजाक है? बीरबल बोले, मजाक नहीं, मैं ही आज से शहंशाह अकबर हूं। असली अकबर? उनकी कोई पहचान नहीं बची। असल अकबर अब दरबार के एक कोने में खड़े थे, बिना शाही पोशाक, बिना अंगूठी, बिना तलवार। वो चिल्लाए, मैं ही असली अकबर हूं। सैनिक बोले, कोई सबूत है? अकबर बोला, बीरबल मुझे पहचानता है। बीरबल मुस्कराए, कौन बीरबल? मेरा ऐसा कोई वजीर नहीं। आप शायद किसी भ्रम में हैं। अब पूरे दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। बीरबल ने दरबार में दस्तावेज पढ़कर सुनाए। असली राजा का अंगूठा अब बीरबल के हाथ में, शाही घोड़ा बीरबल के अस्तबल में, रानियां बीरबल को महाराज कह रही थी। और दरबार के खजांची ने भी कहा, हमें आदेश मिला था, नया शहंशाह बीरबल है। अकबर गुस्से में आग बबूला हो गए। ये सब झूठ है। बीरबल बोले, महाराज, नाम वही होता है जो पहचान से जुड़ा हो। अगर आपकी पहचान मिटा दी जाए तो आप कौन रह जाएंगे? बीरबल ने दरबार से कहा, मैं अब एक अंतिम सवाल पूछूंगा, जिससे असली अकबर सामने आ जाएगा। उन्होंने अकबर को बुलाया और पूछा, अगर आप सच में अकबर हैं तो बताइए, बीरबल को जब पहली बार दरबार में बुलाया गया था, उन्होंने क्या पहन रखा था? अकबर बोले, नीले रंग की धोती, कंधे पर हल्की पगड़ी और हाथ में एक पुरानी किताब। बीरबल मुस्कराए। फिर उन्होंने दरबार से कहा, कोई भी व्यक्ति ये विवरण नहीं जान सकता, सिवाय मेरे शहंशाह अकबर के। अब बीरबल उठे, अकबर को गले लगाया और बोले, माफ कीजिए जहांपना, ये सब आपकी प्रतियोगिता की चुनौती पूरी करने के लिए था। आप ही हमारे सच्चे शहंशाह हैं, मैं सिर्फ आपकी परछाई हूं। अकबर ठाका मारकर हंसे। बीरबल, तुमने सिर्फ नाम ही नहीं चुराया, तुमने तो पहचान तक गायब कर दी। अकबर ने बीरबल को 5000 अशरफियों, एक नया महल और उपाधि दी। बीरबल, जो पहचान भी चुरा ले और प्यार भी जीते। कहानी का मोरल, नाम वही नहीं जो जन्म से मिले, नाम वही है जो बुद्धि से कमाया जाए। और बीरबल ने दिखा दिया कि सिर्फ नाम चुराना नहीं, बल्कि अपनी जगह बना लेना ही असली कला है।